डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे लीवरेज के कंसेप्ट को। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझा जाता है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजन, ये आपके जो इस लीवरेज जो कंसेप्ट है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस मानकर चलता हूँ मैं इसको। तो इसमें हम समझेंगे कि लीवरेज ये होते क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं। वो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, इसके मीनिंग को समझते हैं सबसे पहले कि लीवरेज होता क्या है। देखिए, लीवरेज के बेसिक कंसेप्ट की बात करें, इसके अगर मैं कहूँ शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, तो लीवरेज को कभी आपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने उसको पढ़ा होगा उत्तोलक के रूप में। लीवरेज का मतलब होता है उत्तोलक, हिंदी में अगर हम उसको बोलते हैं तो। ठीक है, और ये होता कैसे है, ये लगभग कुछ इस तरह का आपने कभी एग्जाम्पल किसी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे कि हमें कोई भारी पत्थर रख दें और आपको ये उठाना हो, और हम इसको उठाने के लिए कहें कि आप इसको उठाना है, तो आपको काफ़ी सारे एफ़र्ट्स इस पर करने पड़ते हैं। वहीं अगर इसको इस रूप में उठाना हो कि आपने कोई जो है कोई फट्टा, कोई लकड़ी का इसके नीचे लगा दिया, मजबूत सी छड़ आपने इसके नीचे लगा दी और एक पत्थर रख दिया, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से प्रेस करके आप इसको उठा सकते हैं। और इसको आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इस तरह के एग्जाम्पल देखते भी हैं, जहाँ हम अपने एफ़र्ट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आम काटने का सरोता हो, चाहे कुएं से पानी निकालने के लिए यूज होने वाली घिरनी हो, जिसका बेशक चलन आज के टाइम में ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये जो सरल मशीनें होती थी, कुल मिलाकर ये इसीलिए होती थी कि आप अपने एफ़र्ट्स कम करें लेकिन रिजल्ट्स है वो ज़्यादा मिलें। तो फाइनेंस में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, फाइनेंस में हम चाहते हैं हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम EBIT के नाम से जानते हैं। इस कंसेप्ट को हम वैसे समझ भी चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन इसको फिर से एक बार आज क्लियर कर देंगे कि EBIT होता क्या है। तो अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर है, हम इनको अधिक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारी सेल्स बढ़े, जब हमारे एफ़र्ट्स हों एडवर्टीज़मेंट को लेकर, सेल्स को बढ़ाने को लेकर, तो ये हमारी अर्निंग पर शेयर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये तेज़ी से बढ़े। यानी कि वही बात, जितना हम बल लगा रहे हैं, जितना हम एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, रिजल्ट उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरह की कोशिश फाइनेंस में भी की जाती है, फाइनेंशियल डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी की जाती है। ठीक है, तो अब ये फाइनेंस में लीवरेज का मतलब क्या है, अगर मैं उसको मैं कहूँ समझाना चाहूँ, तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फर्स्ट लाइन में ही मैंने इसका निचोड़ लिखने की कोशिश की है कि इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लीवरेज मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट और सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर विच द फर्म हैज़ टू पे फिक्स कॉस्ट और रिटर्न। और भी इसको सिंपल कर देता हूँ कि लीवरेज का मतलब यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, एक लाइन में अगर मैं जवाब दूँ तो। ठीक है, यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी लागतों का प्रयोग करना ही लीवरेज कहलाता है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी गई है कि ऐसी एसेट्स आप यूज़ कर रहे हैं जहाँ आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जैसे मशीनरी आपने इस पर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, या लीज के रूप में उसका रेंट आपको पे करना पड़ेगा। ऐसी एसेट जिस पर आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। ठीक है, या फिर से सोर्सेज ऑफ फंड्स आपने यूज़ किए अपने बिजनेस की फाइनेंसिंग के लिए, लाइक डिबेंचर है। ठीक है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट फिक्स रेट से पे करना ही करना पड़ेगा, तो उसे हम लीवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो लीवरेज का मतलब क्या हो गया कि यूज असेट्स, ठीक है ना, जिस पे कि आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी है, या ऐसे सोर्सेज जैसे कि डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, जिस पर आपको फिक्स रिटर्न पे करना है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, आपने ऐसे देखे होंगे 12% प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 ईच। तो एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का, जिस पर 12% प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें कोई देना कंपलसरी तो नहीं होता, तो इसको हम फिक्स कॉस्ट क्यों मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें कंपलसरी नहीं होता। इसमें भी यही कंडीशन होती है कि भाई अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम डिविडेंड दे देंगे, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं देंगे। लेकिन देखिए, हम एक नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस को लेकर चल रहे हैं, जहां फर्म सॉल्वेंट है, जहां फर्म की शोधन क्षमता अच्छी है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि भाई देखिए, जब हमें
ये पेमेंट करनी है, हमारी लायबिलिटी है, हमारे इन्वेस्टर्स हमसे उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी मोरल लायबिलिटी है कि 100 रुपये पर 12 रुपये हमें ये फ़िक्स कॉस्ट पे करनी ही है। और अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है तो ये 12,000 रुपये हमारे लिए देखा जाए तो इनडायरेक्टली एक फ़िक्स कॉस्ट ही है, जिसको पे करना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेशक डिबेंचर्स होते इतने ही अमाउंट के, तो ये 12,000 रुपये आपको हर हालत में देने ही देने थे इंटरेस्ट के रूप में, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं है, इस तरह का कंपल्सन नहीं है, फिर भी हम एक मॉरल लायबिलिटी ये मानकर चलते हैं कि जब हमने इस तरह के सोर्सेज यूज किए हुए हैं तो इस पर जो रिटर्न बनता है वो हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में देना चाहेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स पर दिया जाने वाला डिविडेंड भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब डिसीजन मेकिंग होती है तो उसके नज़रिए से इसे फिक्स कॉस्ट ही माना जाता है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की कैटेगरी में ये शामिल होता है। तो इस तरह के सोर्सेज यूज करना जिस पर आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है, फिक्स रिटर्न पे करना पड़ता है, तो उसी का नाम लीवरेज होता है। ठीक है, अब इस लीवरेज को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग और दूसरा होता है फाइनेंशियल। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो इसका बेस बनता है, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है और दूसरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है, बिजनेस को चलाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट चाहिए। लाइक आपने स्टाफ रखा हुआ, उसको सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी। बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर रेंट आपको पे ही करना है या डेप्रिसिएशन लगेगा फिर असेट्स पर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस जो स्थायी रूप से होते हैं, सेल्स बढ़े या घटे जो इनकर्ड होने ही होने हैं, ठीक है, उसे हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। वहीं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है कि जिस पर, जैसे मैंने अब आपको एग्जांपल दिया कि जो बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग की, बिजनेस के लिए जो आपने धन इकट्ठा किया, फंड्स रेज किया, ठीक है, उस फंड्स पर जो आपको फिक्स्ड रिटर्न पे करना पड़ेगा, जैसे डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, लोन पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या प्रेफरेंस शेयर्स पर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो कॉस्ट है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, रेंट, स्टाफ, डेप्रिसिएशन, इनके कारण जो लीवरेज होता है उसे ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग रिस्क को मापता है, इसको बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। अब रिस्क क्या है भाई? देखो, आपको मान लीजिए स्टाफ को सैलरी देनी है 50,000 रुपये। ठीक है, अब चाहे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, चाहे आपकी दुकानें बंद रही या खुली रही, अब आपको स्टाफ को सैलरी देनी ही देनी है। रेंट है, अब मैं आपको करंट एग्जांपल दूं, कोरोना पीरियड के दौरान लॉकडाउन रहा, कई कई महीने लोगों की दुकानें बंद रही। ठीक है, लेकिन जिन्होंने दुकानें रेंट पर ली हुई थी, तो क्या उनका किराया माफ़ हुआ? नहीं हुआ। बेशक थोड़े बहुत कुछ कंसेशन मिला होगा, म्यूचुअल अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग में कुछ रेंट कम कर दिया होगा, लेकिन रेंट से फ्री कर दिया हो ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है ना, तो वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर मान लीजिए दुकान अपनी होती जिस पर किराया नहीं देना होता, तो हम इस चीज़ से बच जाते, लेकिन क्योंकि वो अपनी नहीं थी और हमें पे करना ही पड़ेगा इस सिचुएशन में, तो ये हमारे लिए हो गया जोखिम। ठीक है, ये बिल्कुल करंट एग्जाम्पल है व्यावसायिक जोखिम का। तो ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग रिस्क को मापता है। इस तरह की जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी, समझ लो उतना ही ज़्यादा व्यवसाय का जोखिम होगा, बिजनेस रिस्क होगा या ऑपरेटिंग रिस्क होगा, जिसे आप ऑपरेटिंग रिस्क कह सकते हैं। इसी तरह से जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में होती है। अब आपका मान लीजिए प्रॉफिट बिल्कुल गिर गया, रिटर्न्स में बिल्कुल गिरावट आ गई, तब भी आपको अपनी जो पेमेंट है वो करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपके फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाती है, फाइनेंशियल जोखिम को बढ़ाती है, और उसे मापा जाता है फाइनेंशियल लीवरेज से। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से ऑपरेटिंग रिस्क अराइज हुआ और उसे मापा ऑपरेटिंग लीवरेज से। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से फाइनेंशियल रिस्क अराइज हुआ और उसे हमने मापा फाइनेंशियल लीवरेज से। और इसी तरह से दोनों का कम्बिनेशन बोलूँ, ऑपरेटिंग और जो फाइनेंशियल जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट है, ठीक है, उन दोनों के कम्बिनेशन से हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमारी हुई, तो उससे टोटल रिस्क हो गया और उसको हमने मापा टोटल लीवरेज से, कंबाइंड लीवरेज से या ओवरऑल लीवरेज से, जो भी आप इसे नाम दें।
तो ये कुल मिलाकर कंसेप्ट की बात हुई। अब ये किस तरह से काम करता है, ठीक है, वो आप यहाँ देखिए, ये एक पैराग्राफ में इसका लगभग पूरा निचोड़ लिखा हुआ है अगर आप देखें तो, कि जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होते हैं, जो बिजनेस की फिक्स कॉस्ट होती है, यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट इन बिजनेस, ठीक है, जो हम बिजनेस में फिक्स कॉस्ट करते हैं वो क्या करती है, मैग्नीफाइज द इम्पैक्ट, ठीक है, ऑफ पर यूनिट चेंज इन द रेवेन्यू ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की जो सेल्स बढ़ती है, मान लो 10% से बढ़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर इससे अधिक दिखेगा, और अधिक दिखेगा, 10 का हो सकता है 15% दिखे। अर्निंग पर शेयर पर और अधिक दिखेगा, हो सकता है 20% बढ़े, ठीक है। तो ये उस इम्पैक्ट को बढ़ा देती है, मैग्नीफाई कर देती है। कैसे करती है वो हम अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन अभी आप पहले से अपने माइंड में बैठा लें कि फिक्स कॉस्ट एक तरह से मैग्नीफायर का काम करती है, लीवरेज एक तरह से मैग्नीफायर का। मैग्नीफायर ग्लास आपने देखा है ना, कि एक छोटी सी चीज़ होती है, उसको आपने मैग्नीफायर ग्लास से देखा तो फिर वो बड़ी नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि जो चीज़, जो हल्का सा जो चेंज हुआ सेल्स में, वो चेंज EBIT में बड़ा नज़र आता है, और EPS में वो और अधिक बड़ा नज़र आता है, ठीक है। यही काम हमारी फिक्स कॉस्ट करती है। So the use of fixed cost in a business magnifies the impact of per unit change in revenue of business, ठीक है। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, वो किसको बढ़ा देती है, वो सेल्स में जो चेंज होता है उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होने वाले चेंज को बढ़ा देती है, मैग्नीफाई कर देती है। अभी हम समझेंगे भी उसको। और इसी तरह से जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, ठीक है ना, जैसे कि जो हमारे इंटरेस्ट हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, ये बढ़ा देती है किसे, अर्निंग पर शेयर पर जो इम्पैक्ट होता है ये उसको राइज कर देती है, उसको बढ़ा देती है, ठीक है ना। तो फिक्स कॉस्ट जो टोटल ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल कॉस्ट की मैं बात करूं, तो वो कुल मिलाकर क्या करती है कि सेल्स का जो इम्पैक्ट होगा उसे EPS पर बढ़ा देती है। आप ऐसे समझिए, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, सेल्स से EBIT पर इम्पैक्ट, और EBIT से अर्निंग पर शेयर पर इम्पैक्ट। तो सेल से EBIT पर जो इम्पैक्ट होगा वो बढ़ जाएगा, किसके कारण, ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण। और EBIT से EPS पर जो इम्पैक्ट आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा फाइनेंशियल लीवरेज के कारण। और अगर मैं डायरेक्ट टोटल की बात करूं, तो टोटल जो सेल्स से अर्निंग पर शेयर पर इम्पैक्ट बढ़ा हुआ आएगा, जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट के कारण, या जिसको हम कंबाइंड लीवरेज से मापेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करेगी। इसको आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे तो अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, ये अभी 50,000 यूनिट्स बेच रही है, सेलिंग प्राइस 15 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपये है, ठीक है, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,50,000 रुपये है। ये 10% डिबेंचर यूज कर रही है 5 लाख के, 12% प्रेफरेंस शेयर्स यूज कर रही है 2 लाख रुपए के, और टैक्स रेट है 40%। इक्विटी शेयर कैपिटल जो इसके पास आउटस्टैंडिंग है वो 10 लाख रुपए की है। तो अब अगर इसकी सेल्स 10% से बढ़े या 10% से घटे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, तो वो हम एक बार फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको क्लियर कर देगी। देखिए हमने सेल्स लिया, ये प्रेजेंट सिचुएशन को दिखा रहा है 50,000 यूनिट, सेल 10% से बढ़ जाएगी तो 55, यहाँ पर ये हो जाएगी 6,75,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट 9 के हिसाब से 450, 495 और 4,05,000। जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते तो जो आता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल्स में फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है और प्रॉफिट होता है। तो सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस हो जाती है तो जो बचता है वो होता है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, और इस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कंबाइंड रूप में हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसका लेस, इसमें से हमने किया फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो 1,50,000 हमें दिखाई थी वो कांस्टेंट रहेगी ऑल लेवल्स पर। तो इसमें से ये लेस करने के बाद जो बचता है इसी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या जिसे हम EBIT बोलते हैं। और ये EBIT हो गया 1,50,000, यहाँ 1,80,000 और यहाँ 1,20,000,
ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा इतना आ गया। अब आगे इसमें से ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अगला नंबर आता है इसमें से इंटरेस्ट लेस करने का। तो इंटरेस्ट हमारे 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, 10% के रेट से 50,000 रुपये हमने इंटरेस्ट पे किया इसमें से। इंटरेस्ट पे करने के बाद ये हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। 1,50,000 में से 50,000 लेस किया तो यहाँ 1,00,000, यहाँ 1,80,000 और यहाँ 70,000 रुपये। फिर टैक्स रेट हमने यहाँ 40% ली हुई है, तो 1,00,000 पर 40% 40,000 रुपये टैक्स, यहाँ 52,000 रुपये टैक्स, यहाँ 28,000 रुपये टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा आ गया 60,000, 78,000 और 42,000। ठीक है, 78 और 42,000 हो गया। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है। 2,00,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स 12% वाले, तो 24,000 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई? ठीक है, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स गलत लिखा गया भाई, ये दिस इज़, ये रॉन्ग है भाई। दिस इज़ NI, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसे हम कहेंगे नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी पेमेंट कर दी, तो अब जो हमारे पास बची वो है नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, NI है भैया। ठीक है, और ये NI कितनी बची आप देखिए, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बचती है 36,000, 54,000 और 18,000। अच्छा, अब हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे कितने? 10,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल, 100 रुपये का एक। तो हमारे पास जो इक्विटी शेयर्स थे वो थे 10,000, उनसे हमने डिवाइड किया तो अर्निंग पर शेयर हम निकाल सकते हैं 3.6, 5.4 और 1.8। ठीक है, ये हमारी अर्निंग पर शेयर हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो हम देखना चाह रहे हैं, हम चेंजेस को देखना चाह रहे थे, तो देखो आपकी अर्निंग पर शेयर में कितना बदलाव हुआ। यहाँ थी 3.6, यहाँ होगी 5.4। तो 5.4 माइनस 3.6 करो, कितना बढ़ गई? 1.8 से बढ़ गई। पहले कितनी थी? 3.6। मल्टीप्लाई 100 करो, परसेंटेज में आ जाएगा, तो 50% चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 3.6 से 1.8 रहेगी केवल, तो यहाँ 3.6 से कम होकर 1.8 रहेगी, तो यानी कि 1.8 से कम हो गई। पहले कितनी थी? 3.6। मल्टीप्लाई 100 करो तो 50% यहाँ कम हो गई। तो अर्निंग पर शेयर में देखो, सेल्स में जो चेंज हुआ 10%, उससे आपकी अर्निंग पर शेयर में 50% चेंज आ गया, यहाँ 50% नेगेटिव चेंज आ गया। और अगर आप EBIT का चेंज देखें तो ये आपको EBIT नज़र आ ही रही होगी। यहाँ 1,50,000 रुपये थी, यहाँ 1,80,000 हो गई, 1,20,000, तो 30,000 रुपये से बढ़ी। 30,000 पहले कितनी थी? 150 इंटू 100, तो 20% हो गई। और इसी तरह से 30,000 डिवाइड बाई, यहाँ पर 30,000 रुपये कम हुए, डिवाइड हमेशा बेस लेवल से हो गया, तो 30,000 डिवाइड बाई 1,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ 20% से ये रिड्यूस हो गया। और सेल्स में कितना चेंज हुआ था? 10%। अब देखो मैग्नीफाई इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है। अर्निंग पर शेयर 50% से चेंज हो रही है, सेल्स 10% से चेंज हो रही है, और EBIT 20% से चेंज हो रही है। ठीक है, दिस इज़ सेल्स, दिस इज़ EBIT और दिस इज़ अर्निंग पर शेयर। तो सेल्स में 10% से चेंज होने पर दुगना चेंज हो रहा है अर्निंग आपकी EBIT में, 2 टाइम्स। ठीक है, और EBIT में चेंज होने से 2.5 गुना चेंज हो रहा है अर्निंग पर शेयर में। ठीक है, और सेल्स में चेंज होने से सीधा सीधा 5 गुना चेंज हो रहा है आपकी अर्निंग पर शेयर में। ठीक है, तो ये सेल्स का चेंज EPS पर जो है ये आपका टोटल लीवरेज है। सेल्स का चेंज EBIT में जो दिखा रहा है ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है, और EBIT का चेंज EPS में जो दिखा रहा है वो आपका फाइनल लीवरेज है। ठीक है, तो वही चीज़ अब हम आगे इसमें समझेंगे कि अब ये ऑपरेटिंग लीवरेज है क्या। कि वैन फर्म यूज सच एसेट्स वाइल ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस ऑन विच इट हैज़ टू पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट सच एज रेंट, डेप्रिसिएशन, जो हमने आपको बताया, तो इसमें तो इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ऑपरेटिंग लीवरेज मैग्नीफाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ओवर इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स के इफ़ेक्ट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बढ़ा देता है, जैसे अभी इसने किया। आप यहाँ देखो ज़रा गौर से कि
ये थी अपनी सेल्स, एक मिनट, ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये अपनी सेल्स थी और सेल्स से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनके बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आई, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आई। तो इस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण ही ये यहाँ से जो इम्पैक्ट आया वो बढ़ गया, ठीक है ना। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ईपीएस तक चलने में बीच में कौन सी कॉस्ट आई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर शामिल हुआ एक तो, और एक प्रेफरेंस डिविडेंड। और इन दोनों कॉस्ट ने क्या किया, इन दोनों कॉस्ट ने ईबीआईटी के इम्पैक्ट को ईपीएस पर बढ़ा दिया, ठीक है। वही सिंपल सा कंसेप्ट मैं अगर कहूँ तो यही, इसी का नाम लीवरेज है, लीवरेज इसी को ही बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या करता है, मैग्नीफाइज या मल्टीप्लाई कर देता है, बढ़ा देता है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स, ठीक है, ओवर चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स में जो बदलाव होता है उसके इम्पैक्ट को ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बढ़ा देता है, ठीक है। एक मिनट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्या बताता है कि जो रिलेशनशिप अराइज होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स की यूनिट में 1% चेंज होने पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कितना परसेंट चेंज होगा, कितना अधिक चेंज होगा, ठीक है, उस रिलेशनशिप को मेजर किया जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज के द्वारा, जिसे हम ऑपरेटिंग रिस्क का मेजर भी कह सकते हैं। यानी कि अगर ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है तो इसका मतलब है कि सेल्स में अगर 10% चेंज होगा तो 20% चेंज आपकी ईबीआईटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अब इसको मापते किस में, इसको मापने के लिए जो मेजरमेंट है उसे बोलते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, शॉर्ट में जिसको हम डीओएल कह सकते हैं। और वो कैसे निकाला जाएगा, जिसमें चेंज देखना है, किस में देखना है, ईबीआईटी में, और जिसकी वजह से देखना है, जो उसका बेस है, कारण है, कारण नीचे, ठीक है। तो सेल्स में चेंज होने के कारण ईबीआईटी में जो चेंज हुआ, जितना अधिक चेंज हुआ, उसे हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। तो अब जो हमारा एग्जांपल है वहाँ हमारी ईबीआईटी 20% से चेंज हो रही थी और जबकि हमारी सेल्स 10% से चेंज हो रही थी। तो इसका मतलब जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो आ गया इसका 2, ठीक है। तो 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 2:1, इसको कई तरीके हैं लिखने के, 2 टाइम्स, 2:1 या सिर्फ 2, सबका मतलब एक ही है। सारे एक ही बात बताते हैं कि अगर सेल्स 1% चेंज होगी तो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% से चेंज होगी, डबल रेट से चेंज होगी अगर ये वैल्यू 2 है तो, और 1.5 है तो इसका मतलब 1.5 गुना चेंज होगी, ठीक है। अब इसका एक तो बेस फॉर्मूला यही हो गया जो बाय डेफिनेशन हमने निकाला कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या इसको हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी बेस लेवल पर। अभी बेस लेवल क्या होता है, बेस लेवल उसको बोलते हैं जो शुरू में हमें दे रखा था, ठीक है। ये है हमारा बेस लेवल जहां हम अभी हैं। ये फिर चेंज होने के बाद ये परसेंट चेंज हुआ प्लस ये 10% चेंज हुआ, मतलब घटा हुआ, रिड्यूस हुआ। तो जो बेस लेवल पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है आप देखिए 3 लाख, और बेस लेवल पर जो ईबीआईटी है वो है 1,50,000। तो अगर इस 3 लाख को अगर हम 1,50,000 से डिवाइड कर दें तब भी ये 2 आएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये दोनों इसके मेथड्स हो गए। और अमूमन ये दूसरा वाला मेथड ज़्यादा यूज होता है क्योंकि फर्स्ट मेथड के लिए हमें पूरा ये टेबल बनानी पड़ती है, परसेंटेज चेंज निकाल कर चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसके लिए हमें किसी दूसरी टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली जो हमारे पास दिया हुआ है बेस लेवल उसी पर ही अगर हम कंट्रीब्यूशन को अगर उसकी ईबीआईटी से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डिवाइड कर देते हैं, 3 लाख को जैसे हम यहाँ 1,50,000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से सीधे ही हम ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि अगर ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1 आ रहा है, ठीक है, इफ़ DOL इज 1, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि इस फर्म में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। DOL 1 बताता है अब्सेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट,
कि इस फर्म में कोई भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, इसीलिए अगर सेल्स 20% से बढ़ रही है तो EBIT भी 20% से ही बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, नो रिस्क, ठीक है, नो लीवरेज, नो ऑपरेटिंग लीवरेज, नो ऑपरेटिंग रिस्क, ये हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि मैंने बताया अगर DOL 1.5 आ रहा हो मान लो, तो इसका मतलब है कि अगर सेल्स 100% से चेंज होती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 1.5 गुना यानी कि 150% से चेंज होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। और अगर DOL 1 है तो इसका मतलब इसमें कोई ऑपरेटिंग रिस्क मौजूद नहीं है, कोई फिक्स कॉस्ट ये यूज़ नहीं कर रही है, इसका मतलब इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज नील है, जीरो है। अब अगर हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हो, ठीक है, जैसे मान लो किसी फर्म का 2 है, ये भी वैसे काफ़ी हाई समझा जाता है, 2, 3 के बाद तो बहुत हाई रिस्की माना जाता है। तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज किस फर्म के लिए अच्छा है? पहली बात तो ये कि मॉडरेट ही रखना चाहिए, बहुत हाई लेवल नहीं होना चाहिए। बट फिर भी अगर एक फर्म है जिसकी सेल्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है या स्टेबल है, ठीक है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग लीवरेज अगर वो हाई भी रखती है तो फेवरेबल हो सकता है, ठीक है। लीवरेज की एक बड़ी खास बात है, लीवरेज जो है इसको हम बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, अच्छे समय का साथी जिसको हम बोल सकते हैं, या इसको हम डबल एज्ड वीपन भी बोलते हैं, दो धारी तलवार, ठीक है। वो कैसे? वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब आपकी सेल्स 10% से बढ़ रही है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तेज़ी से बढ़ा रही है, 20% से बढ़ा रही है। लेकिन अगर सेल्स 10% से गिर रही है तो 20% से गिरा रही है, मतलब गिरावट भी उतनी ही तेज़ी से आएगी। जिस तेज़ी से चेंज सेल्स में होगा उसी डायरेक्शन में चेंज होगा आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और उससे अधिक तेज़ी से होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस फर्म का अगर हाई लीवरेज होता, मान लो इसका 3 होता है लीवरेज, और उस टाइम गिरावट होती तो 30% गिरावट देखने को मिलती। अगर 4 होता तो 40% की गिरावट हो जाती, सेल्स 10% गिरते ही, और बढ़ती तो इसी के अकॉर्डिंगली ये बढ़ भी रही होती, ठीक है। तो इसलिए ही इसको बहुत हाई लेवल पर रखना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि हाई लेवल पर होने का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में चेंज फिर उतनी ही तेज़ी से होगा। बट फिर भी अगर एक फर्म की कांस्टेंट सेल्स है, स्टेबल सेल्स है, तो थोड़ा सा हाई लीवरेज से काम चला सकती है, नहीं तो मॉडरेट लीवरेज रखना चाहिए। बहुत हाई लीवरेज की कंडीशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें फाइनेंशियल लीवरेज, जो हम समझ भी चुके हैं। और फाइनेंशियल लीवरेज जो है किसके कारण से राइज होता है, जो हमने बताया कि सच सोर्सेज वाइल फाइनेंसिंग, जब बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे सोर्सेज का यूज़ करना जिस पर आपको फिक्स्ड रिटर्न पे करना पड़ता है, प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में या फिर जो है इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जो EBIT में बदलाव होगा उसके बदलाव को अर्निंग पर शेयर पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसे मल्टीप्लाई कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा, ठीक है। इसका एक और भी नाम है जिसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमारी अर्निंग पर शेयर में 50% चेंज आ गया, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में केवल 20% का चेंज हुआ था। 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना, इसको भी टाइम्स में लिखते हैं, 2.5 टाइम्स या 2.5:1 या सिर्फ 2.5 से भी काम चल जाएगा। तो ये बताता है कि जो EBIT में चेंज होगा वो चेंज मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके कारण? जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट कॉस्ट है उसके कारण वो चेंज मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे अधिक गुना इम्पैक्ट आएगा किस पर? अर्निंग पर शेयर पर, जैसे यहाँ 2.5 गुना इफेक्ट आ रहा है उसका, ठीक है। तो इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो बदलाव होगा उसके कारण अर्निंग पर शेयर में कितना बदलाव होगा। तो इसको हम किस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं? फर्म के फाइनेंशियल रिस्क को मापने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे मापते हैं? कि जिसमें चेंज देखना है अर्निंग पर शेयर में, जिसकी वजह से चेंज देखना है EBIT की वजह से, तो परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये तो बाय डेफिनेशन इसका फॉर्मूला होगा जो हमने अभी निकाला, जैसे 50% चेंज हुआ EPS में
और 20% चेंज हुआ था EBIT में, तो 2.5 टाइम्स हो गया हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है इसका, वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जो सेकंड मेथड है वो लागू होता है बेस लेवल पर। जो हमारा अभी हमने लिया कि 50,000 यूनिट्स, फिर उसके बाद 10% चेंज बढ़ रही है या घट रही है, वहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है, ये बेस लेवल पर लगाना है। तो EBIT और नीचे EBIT माइनस इंटरेस्ट, लेकिन ये तब यूज़ करना जब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दे रखे हों। ठीक है, यहाँ पर ये यूज़ नहीं होएगा, यहाँ हमने प्रेफरेंस शेयर्स भी यूज़ किए हुए हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी मौजूद है तो फिर फॉर्मूला लगेगा ये वाला, EBIT बेस लेवल पर, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD डिवाइड बाई 1 माइनस टी। EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड की ग्रोस वैल्यू 1 माइनस टी। ठीक है, अब ये ग्रोस क्यों करते हैं इसको पहले आप समझ लें। प्रेफरेंस डिविडेंड को इस तरह से ग्रोस करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो हम प्रेफरेंस शेयर्स पर कितना डिविडेंड दे रहे हैं, हम 24,000 रुपये डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन इस डिविडेंड का नंबर, ये 24,000 कहाँ से आया, 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे क्वेश्चन में 12% वाले। तो 24,000 रुपये का प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड दे रहे हैं और 40% हमारी टैक्स रेट है। अब सोचो 24,000 रुपये का डिविडेंड हम कब दे पाए होंगे, जब हमारे पास 40,000 रुपये होंगे, तब हमने पहले 40% टैक्स दिया होगा 16,000 रुपये का, 24,000 रुपये हमारे पास बचे होंगे। ठीक है, जिसको हम अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलते हैं, और फिर उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड हमने 24,000 रुपये का दिया होगा। मान लीजिए अगर हमारे पास होते ही 24,000 रुपये, अर्निंग बिफोर टैक्स होती ही अगर हमारे पास 24,000 रुपये, ठीक है, तो हम इसमें से पहले टैक्स देते तो 40% 9600 रुपये तो टैक्स के ही चले जाते, तो हमारे पास बचते कितने, 14,400 रुपये। ठीक है, तो नेट इनकम अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास बचती ही कितनी, 14,400। तो क्या इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पर की पेमेंट की जानी पॉसिबल थी, नहीं थी। तो इसलिए हम ये देख कर चलते हैं कि जो हमें, अब देखो देखा जाए तो दे रहे हैं 14,400, लेकिन इसके लिए हमारी पॉकेट से जा रहे हैं 24,000 रुपये, क्योंकि टैक्स भी तो हमें ही देना है, टैक्स इससे पहले पे करना है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स की जो कॉस्ट है उसको हम ग्रोस अप में लेकर चलते हैं कि टैक्स से पहले कितनी थी। तो अगर 40% टैक्स है तो इसका मतलब है कि अर्निंग बिफोर टैक्स अगर 100 रुपये होगी तो 40 रुपये टैक्स दिया जाएगा, और टैक्स की पेमेंट करने के बाद 60 रुपये तक का प्रेफरेंस डिविडेंड हम दे पाएंगे। तो 60 रुपये की पेमेंट करने के लिए कितना होना चाहिए, 100 है तो 60, और अगर भाई हमने 24,000 रुपये देने हैं तो कितना होना चाहिए, ये आप देखेंगे, ये आ जाएगा 40,000 रुपया, 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रोस करते हैं। तो ग्रोस करने के लिए क्या करते हैं, जो प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट है उसको 1 माइनस टी से डिवाइड कर देते हैं। टी है 40%, और 40% का मतलब है 0.4। ठीक है, 40% का मतलब होता है 40/100, तो इसको हम लेंगे 0.4। तो 24,000 रुपये का प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड कर दो 1 माइनस 0.4, तो 0.6 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो 40,000 रुपये का प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड जो ग्रोस वैल्यू बिफोर टैक्स बैठती है वो आएगी। तो यहाँ आप देखो अपनी EBIT कितनी है, मैं वहीं उसी टेबल पर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ ये है अपना बेस लेवल, ठीक है, और ये वाला, इसमें EBIT कितनी आ रही है बेस लेवल पर, 1,50,000 रुपये। ठीक है, बेस लेवल पर हम जो इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 50,000 रुपया, वो सभी लेवल पर उतनी है। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे किया जा रहा है, 24,000 रुपये, इसकी ग्रोस वैल्यू ले सकते हैं। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो टैक्स से पहले पे कर रहे हैं यानी कि पूरे 50,000 रुपये दिखा दो, और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड की ग्रोस वैल्यू, प्रेफरेंस डिविडेंड हम दे रहे हैं 24,000, तो डिवाइड बाय 1 माइनस 0.4 करो, 40,000 रुपये आ जाएगा। तो माइनस 40,000, तो 150 में से यहाँ 150 को डिवाइड करना है किससे, 150 माइनस 50 माइनस 40, 90,000 लेस हो गया, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 60,000, ये हो जाता है 2.5। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि
जो आपका बेस लेवल पर EBIT है उसको ऊपर लिखें, डिवाइड करें EBIT माइनस इंटरेस्ट 50,000 और माइनस प्रेफरेंस शेयर्स भी अगर है तो उसकी ग्रॉस वैल्यू ले लें। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसे फाइंड आउट किया जा सकता है। जो इसका दूसरा जो मेथड है ये EBIT बेस लेवल पर EBIT माइनस इंटरेस्ट जो कि 50,000 था माइनस PD डिवाइड बाय 1 - T, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड जो कि अपना कितना था 24,000 और डिवाइड कर दिया 1 - 0.4। तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मान लीजिए DFL आपका, अब तो यहाँ तो 2.5 आ रहा है। 2.5 क्या बता रहा है कि 100% चेंज अगर आपकी EBIT में हो रहा है तो उससे 2.5 गुना चेंज होगा, 250% चेंज होगा किसमें, आपकी अर्निंग पर शेयर में। फॉर एग्जांपल 1.5 होता तो ये 1.5 गुना हो जाता, 1.5 टाइम्स मोर चेंज। ठीक है, तो ये बताता है EBIT और EPS की रिलेशनशिप को। अगर हाई DFL है, ठीक है, तो वो बताता है कि हाई डिग्री ऑफ, ये गलत लिखा हुआ, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज शोज हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। और अगर DFL 1 है तो इसका मतलब इस फर्म के पास कोई फाइनेंशियल रिस्क मौजूद नहीं है। और फाइनेंशियल रिस्क कहाँ से आया था, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स के कारण। इसका मतलब कोई भी फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल नहीं कोई बोलते डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स को, जिस पर हमें फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इसका मतलब अगर DFL 1 आ रहा है तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये फर्म कोई भी डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स यूज नहीं कर रही है, जिसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये फर्म प्योर इक्विटी फर्म है। और इस प्योर इक्विटी फर्म का एक और भी नाम होता है अनलीवर्ड फर्म, कि ये जो फर्म है वो अनलीवर्ड है। यानी कि देखो, जब फर्म डेट यूज़ करती है तो उसको हम लीवर्ड बोलते हैं, डेट या प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर वो फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल यूज ही नहीं कर रही है जिस पर कुछ फिक्स रिटर्न पे करना है, तो उस फर्म को बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म या प्योर इक्विटी फर्म। तो DFL 1 होने का हम एक अंदाज़ा, एक निष्कर्ष ये भी निकालते हैं कि ये फर्म प्योर इक्विटी फर्म है। हाई फाइनेंशियल लीवरेज होगा तो हाई रिस्क को दिखाएगा, हाई फाइनेंशियल रिस्क को, क्योंकि बढ़ने पर आपकी EPS उतनी तेज़ी से बढ़ेगी। अगर EBIT बढ़ती है तो आपकी EPS उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी, और अगर EBIT कम होती है तो आपकी अर्निंग पर शेयर उतनी तेज़ी से गिरावट भी आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक हाई फाइनेंशियल लीवरेज जो है एक अच्छा माना जा सकता है ऐसी फर्म के लिए जिसका इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जो है कॉन्स्टेंटली हाई है, स्टेबल है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कैसे देखा जाता है कि जितना आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया उसको डिवाइड कर दो टोटल असेट्स या टोटल इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस में, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। और ये टोटल असेट्स क्या होता है कि कुल मिलाकर आपने बिजनेस में रुपया कहाँ से लगाया, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, रिटेन्ड अर्निंग से, लॉन्ग टर्म डेट से। तो इन सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स का जो टोटल होता है वो एक तरह से टोटल असेट्स समझा जाता है। तो वहाँ से डिवाइड करके आप ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निकाल सकते हैं। और अगर ये ROI आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो हम इसका लिए ये कह सकते हैं कि हाई फाइनेंशियल रिस्क भी इसके लिए अच्छा रहेगा, हाई फाइनेंशियल लीवरेज भी इसके लिए फेवरेबल हो सकता है। अब आता है कंबाइंड लीवरेज की बात। कंबाइंड लीवरेज क्या बताता है, देखिए सेल्स से हम आए EBIT पर और EBIT से आए EPS पर। अब अगर मैं डायरेक्ट ही सेल से EPS पर आऊँ तो इसमें सारी फिक्स कॉस्ट बीच में आ लेगी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो यहाँ लेगी और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट यहाँ लेगी। तो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट का कंबाइंड इम्पैक्ट जो होगा वो क्या रिलेशनशिप बताएगा, सेल्स और EPS का रिलेशनशिप, कि सेल्स में 1 डिग्री का बदलाव होता है तो इससे अर्निंग पर शेयर में कितना बदलाव होगा। जैसे हमारे उस एग्जांपल में अर्निंग पर शेयर में 50% का बदलाव हो रहा था, जबकि सेल्स में 10% का चेंज हो रहा था, तो 5 टाइम्स अधिक चेंज हो रहा था। ठीक है, तो मेजर ऑफ टोटल रिस्क को मापता है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिस्क के रूप में। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज इन EPS बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स में जो बदलाव होगा उसके कारण अर्निंग पर शेयर में कितना बदलाव होगा। ठीक है, और इसे कैसे निकालते हैं, ये रिलेशनशिप बता रहा है, जैसे कि बताया कि अर्निंग पर शेयर और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है,
तो अब इसे किस तरह से निकाल सकते हैं, सिंपली आप इसके ले लीजिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला आपने देखा होगा कि परसेंटेज चेंज इन EBIT और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और DFL का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो अब EBIT से EBIT कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यानी कि ये सेल्स और EPS के रिलेशनशिप को बताता है। यानी कि अब जैसे हमारा जो एग्जांपल था उसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है 2, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आ रहा है 2.5, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा 5। आप चेक भी कर सकते हैं, EPS में चेंज हो रहा है 50%, सेल्स में चेंज हो रहा है 10%, यानी कि 5 टाइम्स। तो हम ये पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए सेल्स में 10% बदलाव हो तो इसकी अर्निंग पर शेयर में कितना बदलाव होगा, 5 टाइम्स अधिक बदलाव होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज अगर 3 है तो हमें क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 3 बता रहा है कि अगर सेल्स 1% बढ़ेगी तो फर्म की अर्निंग पर शेयर में 3% का चेंज मिलेगा। ठीक है, अब इनका कुछ एक इंटरप्रिटेशन, कई बार इन पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक बार और बता दूं कि मान लीजिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा यहाँ 2 है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ 2.5 है, डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज 5 आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भाई सेल्स अगर 50% बढ़े तो बताओ इसका सेल्स अगर 50% से बढ़ रही है तो बताओ इस फर्म की EBIT कितना % बढ़ेगी। हम कहेंगे EBIT, और सबसे पहले देखो जो दिया है और जो पूछा है उसमें रिलेशनशिप कौन बता रहा है, तो सेल्स 50% चेंज हो रही है, EBIT में पूछा है कितना बदलाव होगा, तो सेल्स और EBIT का रिलेशनशिप बता रहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो अगर सेल्स 50% से बढ़ रही है तो EBIT कितने % से बढ़ेगी, 2 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगी 100%। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि हम अपनी EBIT को 25% से बढ़ाना चाह रहे हैं तो बताओ सेल्स कितना % से बढ़ाएं, तो सेल्स आधा ही बढ़ानी पड़ेगी, सेल्स 12.5% से बढ़ानी पड़ेगी, तो हमारी जो EBIT है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 25% से बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमें बता रहा है 2.5, जो हमें बता रहा है वो सेल्स नहीं EBIT और EPS का रिलेशन बता रहा है। तो वो अगर 2.5 है तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि अगर हम अपने अर्निंग पर शेयर को 40% से बढ़ाना चाह रहे हैं तो बताओ हमें अपनी EBIT में कितना बदलाव करना पड़ेगा, तो 40 को आप 2.5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 16% से मुझे अपनी EBIT बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर उसका 2.5 गुना असर पड़ेगा जाकर हमारी अर्निंग पर शेयर पर। और सेम इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम अपनी EPS को 40% से बढ़ाना चाह रहे हैं तो बताओ सेल्स में कितना बदलाव करें। तो अब आपको पता है कि सेल्स और EPS का रिलेशनशिप डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज बताता है। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज 5 है, तो हम कह सकते हैं 40 को 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि अगर हम अपनी सेल्स को मात्र 8% से बढ़ा दें तो EPS 40% से बढ़ जाएगी। कैसे, सेल्स जब 8% से बढ़ेगी तो 8 का दुगना असर 16% असर पड़ेगा EBIT पर, और EBIT का 2.5 गुना यानी कि 40% चेंज आ जाएगा फिर अर्निंग पर शेयर पर। तो ये कंसेप्ट है फाइनेंशियल लीवरेज का, और इस तरह से ये अलग अलग उसमें रिलेशनशिप बताता है, और ये रिलेशनशिप काम आती है हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लीवरेज होता क्या है और किस तरह से काम करता है और किस तरह के फाइनेंसिंग डिसीजन इसके बेस पर लिए जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।